हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड UPMRC जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था, ये 22 जनवरी 2020 का ये आपका पेपर है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इस पेपर की बात करते हैं दोस्तों, तो इस पेपर में टोटल 140 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिसमें कि आपके टोटल 90 क्वेश्चन टेक्निकल से रिलेटेड थे और आपके 50 क्वेश्चन जो थे वो नॉन टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड थे। जिसमें कि आपसे 20 नंबर का एप्टीट्यूड पूछा गया था और आपका 20 नंबर का GS पूछा गया था, प्लस यहाँ से आपको 10 नंबर की इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पे जो 90 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, वो सारे टेक्निकल के 90 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप इस पेपर का PDF जो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय अ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ से आपको कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ट्रांसफॉर्मर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो आप पहला ऑप्शन है ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ऑप्शन बी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी विथ चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। और यहाँ से आपका फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी वेयर द टू इलेक्ट्रिक सर्किट आर म्यूचुअल इंडक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफॉर्मर जो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो नहीं करता आपका कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी चेंज करके ट्रांसफ़र करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉसेस विद रोटर आउटपुट। तो यहाँ से आपको रोटर कॉपर लॉसेस और रोटर आउटपुट का रेशियो पूछा गया है। तो आपका जो रेशियो होता है, तो अगर बात करते हैं हम रोटर में इनपुट की, तो रोटर इनपुट आपका क्या होता है, एयर गैप पावर यहाँ पे इनपुट होती है। तो जो भी आपकी एयर गैप पावर होगी रोटर में, उसमें से आपका क्या हो जाएंगे, रोटर के कॉपर लॉसेस माइनस हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रोटर का आउटपुट मिलेगा। तो रोटर पे आपको आउटपुट जो मिलता है वो मैकेनिकल डेवलप्ड फॉर्म में मिलता है। तो अब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PMD के फॉर्म में। तो यहाँ से आपको इसका रेशो पूछा गया है, PG/PMD का रेशो पूछा गया है। तो यहाँ से अगर PMD की वैल्यू की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - S इंटू PG। ये आपका PMD का फॉर्मूला होता है। और यहाँ अगर हम PRC का फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है S इंटू PG। ये आपका PRC का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपको सिंपली क्या करनी है, PG की वैल्यू को निकालना है और यहाँ पे आपको PG की वैल्यू को पुट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे 1/S को आपको वैल्यू निकालोगे PG की, और यहाँ पे PG की वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, S/1/S, यानी कि यहाँ से आपको इसका रेशो मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फैक्टर। तो यहाँ से आपको डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला पूछा गया है। तो आपका डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन में कनेक्टेड लोड। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ सिस्टम अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड ऑफ अ सिस्टम। और ये आपका ऑलवेज हमेशा <<1 होता है डिमांड फैक्टर की वैल्यू। अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर मटेरियल विद नो अदर टाइप ऑफ एटम विद इन द क्रिस्टल। यानी कि आपका कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें आपका जो क्रिस्टल है उसके अंदर कोई भी अदर टाइप का एटम नहीं है, तो आपका किस तरह का सेमीकंडक्टर होते हैं, तो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। जब हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये हमारे किस तरह के बन जाते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। और यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होती है कि इसके कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के, यानी कि आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है कंसंट्रेशन होल के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ बैटरी मास इज डिफाइन एज। तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो स्पेसिफिक एनर्जी को हम एक अलग रूप में और डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, तो वह हम डिफाइन कर सकते हैं वोट हावर पर किलोग्राम। हम इसको इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं आपकी स्पेसिफिक एनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है,
डैश इज NPN और PNP सैंडविच ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो आपका NPN और PNP सैंडविच सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन है BJT, FET, गेट या UJT। तो आपका NPN और PNP सैंडविच सेमीकंडक्टर होता है ये आपका BJT होता है। अगर हम BJT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ये आपका किस तरह का डिवाइस होता है? BJT जो आपका करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है, आप यहाँ पे कह सकते हो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और ये आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका NPN और एक होता है आपका PNP। और यहाँ पे आपके जो करंट का कंडक्शन होता है वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों चार्ज कैरियर के कारण यहाँ पे करंट का कंडक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि BJT किस तरह का एक डिवाइस होता है? बाईपोलर डिवाइस होता है, यानी कि इसमें माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के कारण इसमें करंट फ्लो करती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है उसका कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो ऑप्शन है कंट्रोलर विच अफेक्ट द एक्चुएटर, ऑप्शन बी अ सेंसर फॉर प्रोसेस वेरिएबल, ऑप्शन सी द फ्लड टू बी कंट्रोल और ऑप्शन डी यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर सिस्टम। तो ये जो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें कि आपका फीडबैक सिस्टम होता है, यानी कि जिस भी सिस्टम में आपका फीडबैक सिस्टम होगा वो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज टॉर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द रोटर इज अलाइन इटसेल्फ, द मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन व्हेन द स्पीड ऑफ द मोटर इज क्लोज टू सिंक्रोनस स्पीड। तो वहाँ पे आपको इस उस मोटर का नाम बताना है जिसमें कि जो उसका रोटर है उसमें खुद से टॉर्क प्रोड्यूस होने से क्या होता है, अलाइन हो जाता है, यानी कि तिरछा हो जाता है, और उसके कारण उसके खुद के अंदर एक मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन के अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है और वो आपके रोटेट करने लग जाता है सिंक्रोनस स्पीड के पास में। तो वो आपकी किस तरह की मोटर होती है? वो आपकी होती है रिलक्टेंस मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। अगर हम रिलक्टेंस मोटर की बात करते हैं तो ये आपकी किस कैटेगरी में आती है? एक सेल्फ स्टार्ट मोटर की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये सेम इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होती है और कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, एक रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। उस रिलक्टेंस टॉर्क के कारण ये क्या करती है कि कुछ देर बाद जब इसमें 70 से 80% इसकी स्पीड हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाती है और ये सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करने लग जाती है। अगर इस मोटर की बात करें रिलक्टेंस मोटर की, तो इसका पावर फैक्टर जो होता है वो 0.3 से लेकर के 0.4 लेगिंग के बीच में होता है, यानी कि इसका पावर फैक्टर जो होता है बहुत ही पुअर होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज द फ्लक्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ मैग्नेटिक सर्किट। तो जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है वोल्टेज के कारण, उसी प्रकार आपका फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक सर्किट में। तो आपका फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि MMF के कारण जो आपका क्या होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक सर्किट में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आर यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम टू अटेंड द मैकेनिकल मैचिंग ऑफ द मोटर टू द लोड। तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें मैकेनिकल मैचिंग जो होती है मोटर के द्वारा, यानी कि मोटर को मैकेनिकल मैचिंग कराने के लिए मोटर की लोड से, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन सिंपल RLC सर्किट करस्पोंडेंट टू इनफाइनाइट कैपेसिटेंस एंड जीरो इंडक्टेंस। तो आपका क्या है, एक सीरीज RL और आपका एक C सर्किट है। तो RLC आपको एक सीरीज सर्किट दिया हुआ है जिसमें आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है और इंडक्टेंस की वैल्यू आपको जीरो दी गई है। तो हमारा क्या करेंगे, अगर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है और इंडक्टेंस जीरो होता है तो सर्किट ओपन सर्किट। अगर कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है तो हमारा 1/इनफाइनाइट यानी कि जीरो हो जाएगा जो आपका कैपेसिटेंस है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर इंडक्टेंस L अगर जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो सर्किट में ओनली क्या बचता है, हमारा रेजिस्टेंस बचता है। तो हमारा सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ से आपको एक डेसिमल में जो नंबर दिया गया है इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सबसे पहले आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में,
सबसे पहले आपको इस नंबर को लिख लेना है 0.7854। अब आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 1.5708। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट के पीछे वाली वैल्यू है उसको दोबारा से यहाँ पे आपको आगे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5708, फिर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट डिजिट है इसको यहाँ पे आपको पीछे लिख लेना है, ताकि ये जो होगा यही आपका आंसर में आएगा। जब आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ फिर से वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1.1416। अब आपको जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है ये आपको फिर से आगे लिखनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1416 इंटू 2। फिर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.2832। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारे पास ये वैल्यूज़ है आगे वाली, ये देख सकते हो पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज़ है, इसको जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। तो आप देख सकते हो अभी तक हमको क्या मिला है 110 तो मिल चुका है। इस प्रकार से हमारा सी और ऑप्शन नंबर डी होंगे। तो आपको अब फोर्थ नंबर का डिजिट भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको फिर से सेम प्रोसेस करना होगा। जो आपका पीछे पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको आगे लिखना होगा 0.2832 इंटू 2। फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.5664। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आप इसको काउंट कर सकते हो तो आपको एक जीरो और मिल जाएगी। तो आपको बाइनरी में कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स द सम ऑफ वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप सर्किट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको कौन सा लॉ है जो आपका किसी भी क्लोज लूप सर्किट के अंदर जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका 0 होता है। तो ये आपको शो करता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपका जो केवीएल होता है, ये आपका केवीएल जो बेस्ड होता है वो होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे आपका ये बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इन डैश द ससेप्टेबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड दे विल हैव रिलेटिवली स्मॉल ससेप्टेबिलिटी एट ऑल टेम्परेचर। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो कौन से मटेरियल होते हैं जिनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज़ होती है यानी कि कम होती है, और उनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है लगभग सारे टेम्परेचर पे क्या होती है, कम होती है। तो उस तरह के मटेरियल को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोसेस नो फ्री चार्ज कैरियर ऑन दस आर नॉन कंडक्टिव। तो आपको उस मटेरियल का नाम बताना है जिसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। तो वो होता है आपका इंसुलेटर, जिसमें कि आपके कोई भी फ्री चार्ज नहीं होते हैं और आपका नॉन कंडक्टिव बिहेवियर का होता है। अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो ये आपका बना होता है किससे, केलेलिन, फ्लट्सपर प्लस क्वार्ट्ज से मिलकर के बना होता है। जब हम तीनों मटेरियल को मिलाते हैं तो हम इसको नाम दे सकते हैं पोर्सलिन। तो आपका इंसुलेटर मटेरियल किससे बना होता है, पोर्सलिन से बना होता है। अगर हम इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी हाई रेसिस्टिव होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई परमिटिविटी होनी चाहिए और नॉन पोरस होने चाहिए। तो आपको ये सारी इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन यूजफुल पावर एंड टोटल पावर। तो यहाँ से आपसे कोसाइन एंगल पूछा गया है, यूजफुल पावर एंड टोटल पावर। तो आपको पता है कि पावर फैक्टर कोस फाई जो होता है क्या होता है हमारा, एक्टिव पावर अपॉन में अपेरेंट पावर होता है। तो यही आपसे पूछा गया है, क्योंकि एक्टिव पावर को हम यूजफुल पावर भी कह सकते हो, टोटल पावर जो होती है आपकी अपेरेंट पावर होती है। तो ये हो जाएगा आपका पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को हम आर बाई जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, पावर फैक्टर बराबर आर बाई जेड भी हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एनर्जी, डैश द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको उस ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, स्प्रिंग, जो कि आपको स्प्रिंग जो होती है आपकी किस तरह की एनर्जी को स्टोर करती है, पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ इंक्रीमेंट एंड और डिक्रीमेंट इट्स कंटेंट्स। तो
आपको उस रजिस्टर का नाम बताना है जो अपने कंटेंट्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को रखता है, तो वो होते हैं आपके काउंटर्स। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे काउंटर की, तो काउंटर क्या करता है, किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने का काम करता है। जब भी हम किसी मान लेते हैं अगर हमारे वो दो नंबर ए और बी है, जब भी हम इन दो नंबरों को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास तीन रिजल्ट बनेंगे, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पे आपसे, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपका कोई काउंटर 2 बिट या 4 बिट को कंपेयर कर रहा है तो उसमें ए इज इक्वल टू बी आने की कितने टाइम्स पॉसिबिलिटी होती है और ए ग्रेटर देन बी आने की कितने टाइम्स पॉसिबिलिटी होती है, या फिर ए लेस देन बी आने की कितने टाइम्स पॉसिबिलिटी होती है। उसी प्रकार अगर हम 4 बिट की बात करेंगे तो ए बराबर बी कितने बार आएगा, ए ग्रेटर देन बी कितने टाइम्स आएगा और ए लेस देन बी कितने टाइम्स आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 बिट की बात करेंगे तो 2 बिट में आपका ए ग्रेटर देन कितना आता है, 2 बार आता है, और ए ग्रेटर देन 1 बार, और ए लेस देन बी भी हमारा 1 बार आएगा। लेकिन अगर हम 4 बिट की बात करेंगे तो 4 बिट में हमारा कितना आ जाएगा, ए बराबर बी हमारा कितनी बार आता है, या था हमारा 4 बार, और ए ग्रेटर देन बी हमारा 6 टाइम्स आता है, और ए लेस देन बी भी हमारा 6 टाइम्स आता है। इस तरह से यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, What is the motor load factor when a motor of 20 HP derives a constant 15 HP load where is it on। तो यहाँ से आपको लोड फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम बात करते हैं लोड फैक्टर की, तो आपका लोड फैक्टर क्या होता है, तो आपका लोड फैक्टर जो होता है वो होता है एवरेज लोड, ये होता है आपका एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे आपको एवरेज लोड जो गिवन है वो कितना है हमारा 15 HP, तो एवरेज हमारा 15 हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना है मोटर का 20। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 3/4। 3/4 का मतलब होता है 75%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग टाइप कंट्रोल यूजेज द कंसेप्ट ऑफ ओपन लूप सिस्टम as its forward path but has no more feedback loops or path between its output and input। तो यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम होता है जो आपका ओपन लूप सिस्टम का कंसेप्ट तो यूज़ करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, फीडबैक सिस्टम भी होता है, यानी कि आउटपुट से इनपुट में कुछ हम फीड कर सकते हैं। तो वो उस तरह के कंट्रोल सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the difference between the tooth space and tooth width in mechanical system which is essential for rapid working gear transmission is known as। तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, बैकलैश, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरीज RLC सर्किट विद एल आपको दिया हुआ है 160 मिली हेनरी, और कैपेसिटेंस दिया हुआ आपको 100 माइक्रोफेरेड, और रेसिस्टेंस दिया हुआ आपको 40 ओम, इस कनेक्टेड टू अ साइनोसोडल वोल्टेज VT बराबर दिया हुआ आपको 40 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू गिवन है 200 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको इम्पीडेंस यानी कि Z यहाँ से आपसे पूछा गया है, और एक आपको पूछा गया है फेज फाई, यानी कि आपको फाई की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अपॉन में, ये तो हो गया आपका इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला। और अगर हमको यहाँ पे फाई भी कैलकुलेट करना है, तो फाई का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स XL माइनस XC/R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई निकालने का। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले XL की वैल्यू निकालनी है और XC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको R की वैल्यू तो गिवन है। तो जब आप XL और XC की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका आंसर जो ईजिली आ जाएगा। सबसे पहले हम XL की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा XL बराबर होता है ओमेगा L। तो यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है 200, और यहाँ पे आपको L इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 160 मिली हेनरी। तो 160 इंटू मिली यानी कि हम क्या कर देंगे 10⁻³ तो यहाँ पे आपको XL कितना मिल जाएगा, XL जो मिलेगा हमको वो मिल जाएगा 32। उसी प्रकार हमको XC को कैलकुलेट करना है। XC क्या होता है हमारा 1/ओमेगा C। आपको ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है 200, और C की वैल्यू कितनी गिवन है 100 माइक्रोफेराड में। तो हम यहाँ पे आपको क्या करना है 100 × 10⁻⁻6 रखना है।
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 50। तो हमारे पास एक्सएल की वैल्यू भी है, एक्सी की वैल्यू भी आ चुकी है और आर की वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को रख करके सोल्व करेंगे तो अब आप यहाँ से इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आपको सोल्व करने पे जो मिलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। या आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर से आपको इसका आंसर मिल जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर हैज़ द आर्मेचर प्लेस्ड इन द रोटर एंड फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट पोल फिक्स्ड ड्यू टू द स्टेटर टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से ये आपकी किस तरह की होती है, जिसमें हम परमानेंट पोल्स जो होते हैं वो होती है आपकी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जिसमें कि आपके जो परमानेंट मैग्नेट का पोल का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इस पीएमडीसी मोटर यानी कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर की, जिसमें कि आपके परमानेंट मैग्नेट के पोल का यूज़ किया जाता है, तो जब हम इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करेंगे तो इसका फ्लक्स जो होता है, फील्ड फ्लक्स, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस वजह से हम इस मोटर में फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये जो आपकी पीएमडीसी मोटर होती है, ये नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं हम इसको 6 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट डीसी के लिए हम इसको नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं। ये आप इसकी साइज स्मॉल होती है और एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। ये आपकी मेनली यूज़ होती है कहाँ पे होती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आपकी मेनली कौन सी होती है, पीएमडीसी मोटर यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, फर्मी लेवल फॉर एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जो आपका एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपका फर्मी लेवल कहाँ होता है। तो अगर हम बात करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप में ये आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, और ये आपका क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ईसी। तो ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, ईसी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एन टाइप के लिए, तो एन टाइप में आपका फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। ये आपका यहाँ पे फर्मी लेवल होता है, तो कहाँ होता है, क्लोज टू कंडक्शन बैंड। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रेंसिक के लिए, तो इंट्रेंसिक के लिए आपका ये कहाँ होता है, ये आपका मिडिल में लाई करता है। किसके लिए, इंट्रेंसिक के लिए। और उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो होता है वो फर्मी एनर्जी लेवल का होता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे आपका वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये आपका होता है पी टाइप के लिए, और ये आपका होता है किसके लिए, एन टाइप के लिए। तो आप देख सकते हो एन टाइप के लिए आपसे पूछा गया है, तो एन टाइप का कहाँ होता है, क्लोज टू कंडक्शन बैंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो यहाँ पे आपको एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का एडवांटेज बताना है। तो ऑप्शन है प्रॉब्लम ऑफ स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आर फाउंड ऑन एसी सिस्टम। ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड डाउन। ऑप्शन सी द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट ऑफ द लाइन अफेक्ट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। और ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डीसी। तो यहाँ पे जो एसी का एडवांटेज होता है, तो हमारा एसी का ट्रांसमिशन करने का एडवांटेज ये होता है कि हम एसी वोल्टेज को इजीली क्या कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा एसी का एक एडवांटेज और होता है कि हम एसी को क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज पे जनरेशन कर सकते हैं। हाई वोल्टेज पे इसमें क्या कर सकते हैं, जनरेशन भी कर सकते हैं हम एसी में, जबकि हम डीसी में हाई वोल्टेज पे जनरेशन नहीं करते हैं। तो ये आपके दो एडवांटेज हो गए एसी सिस्टम के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द सिस्टम विच कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर नोन एज। तो आपको उस सिस्टम का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशन को कंट्रोल करता है। तो जो आपके मोशन यानी कि जो गति को कंट्रोल करता है वो करता है आपका कौन सा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का यूज़ करते हैं हम। किसी भी जो सिस्टम होता है हमारा उसमें उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव की, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी पहली तो होती है कौन सी, इंडिविजुअल ड्राइव। उसके अलावा आपकी इसमें दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपका इसमें ग्रुप ड्राइव। और तीसरा होता है इसमें आपका मल्टी मोटर ड्राइव। तो ये आपकी
इलेक्ट्रिकल ड्राइव होती है ये भी आपकी 3 प्रकार की होती है, इंडिविजुअल ड्राइव, ग्रुप ड्राइव और मल्टी मोटर ड्राइव, जो कि आपका क्या करती है, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर दोज हुज फील्ड मैग्नेट आर एनर्जाइड फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी करंट। तो वहाँ पे आपको कौन सा वो जनरेटर है जिसमें जो हम फील्ड सिस्टम जो यूज़ करते हैं उसमें फील्ड सिस्टम को एनर्जाइज करवाने के लिए इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल डीसी करंट की रिक्वायर्ड होती है, तो वो होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसमें कि हम क्या करते हैं, अलग से उसको एक्सटर्नल डीसी करंट के द्वारा उसमें फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द आउटपुट सी एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो आपका जो आउटपुट होता है सी एस ट्रांसफर फंक्शन, जो आपका आउटपुट होगा सिस्टम का उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा। तो जब अगर बात करते हैं हम इम्पल्स की, तो इम्पल्स में आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या मिलता है, आपको 1 मिलता है। तो जब हम इसमें इनपुट से जब हम इसमें आर एस बराबर 1 देंगे तो इसका हमको जो आपका ट्रांसफ़र फंक्शन जो आपका गेन है, जब गेन से मल्टीप्लाई होगा ये, तो गेन से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में 1 ही मिलेगा। तो आपका जो यहाँ पे आउटपुट सी एस जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रांसफ़र फंक्शन इम्पल्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इम्पल्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, 1 होता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेप की, तो स्टेप के लिए क्या होता है, 1/s होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पे पैराबोलिक की, तो पैराबोलिक के लिए होता है 1/s³ और रैंप का होता है 1/s²। तो यहाँ से आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा इम्पल्स रेस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है, अ 3-phase इंडक्शन मोटर 6 पोल 50 हर्ट्ज सप्लाई बाय अ 3-phase सोर्स, द रोटर रोटेट्स एट 800 RPM, कैलकुलेट द स्लिप। तो यहाँ से आपको 6 पोल दिए हुए 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो जब भी हम 6 पोल और 50 हर्ट्ज दिए होते हैं तो आपको NS कैलकुलेट करने का जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है वो 120/FP रखना है, 120/F/P। तो जब हम इस NS कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1000 RPM हमको यहाँ से सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको रोटर की स्पीड कितनी गिवन है, NR, वो यहाँ से आपको गिवन है 800 RPM। तो आपका स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR/NS। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1000 माइनस 800/1000, तो यहाँ से आपको ये बन जाएगा 200/1000। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगी, स्लिप 0.2 यहाँ पे हमको स्लिप मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिफाइन एज मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू द ब्रेकर फ्रॉम टाइम ऑफ अकरिंग शॉर्ट सर्किट। यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है आपका उस टाइम पे सर्किट ब्रेकर से मैक्सिमम करंट फ्लो करती है, टू द टाइम ऑफ क्लियरिंग द शॉर्ट सर्किट विदाउट एनी परमानेंट डैमेज ऑफ द सर्किट ब्रेकर। तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट। तो हम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट को डिफाइन करते हैं कि जब किसी भी सर्किट ब्रेकर में से मैक्सिमम करंट फ्लो करती है, तो आपका उस जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम पे उसमें क्या होती है, शॉर्ट मैक्सिमम करंट फ्लो करती है शॉर्ट सर्किट, जिसे हम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग करंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम एंड मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल आर एप्लीकेशन ऑफ। तो आपका रडार ट्रैकिंग सिस्टम, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम और मशीन टूल पोजीशन कंट्रोल है, ये आपके किसके एप्लीकेशन है, तो ये आपके पोजीशन कंट्रोल सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू शॉर्ट सर्किट आउटपुट टर्मिनल। तो यहाँ से आपको जो शॉर्ट सर्किट करंट हम निकालते हैं टर्मिनल के अक्रॉस, तो वो किस में निकालते हैं हम, नॉर्टन करंट निकालते हैं, यानी कि किसमें, नॉर्टन थ्योरम के अंदर हम निकालते हैं, जिसे हम नॉर्टन करंट कहते हैं या शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट दैट्स अकर व्हेन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंज इन द गिवन अमाउंट। तो यहाँ से आपको चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट पूछा गया है, ये आपको क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, एक सेंसिटिविटी होता है मेजरमेंट में। तो ये आज से आपको फॉर्मूला पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन स्प्लिट फेस मशीन द मेन वाइंडिंग हैज़ लो रेसिस्टेंस बट हाई रिएक्टेंस वेयर एज द स्टार्टिंग वाइंड हैज़ द। तो आपकी जो मेन वाइंडिंग होती है उसका रेसिस्टेंस लो होता है, और जो आपकी उसका रेसिस्टेंस लो होता है और रिएक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो आपकी जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें आपका जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस पूछा गया है, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली स्टार्टिंग के समय ही जो है मोटर से कनेक्ट होती है, इस वजह से उसमें क्या होती है, कम करंट जाती है, उसको कम करंट की रिक्वायर्ड होती है। तो उसको कम करंट की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और उसका रिएक्टेंस लो होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि R/X रेशो जो होता है वो किसका, स्टार्टिंग वाइंडिंग का वो ज़्यादा होता है, किससे, R/X जो रेशो होता है वो किसका, मेन वाइंडिंग का, उससे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे R/X रेशो स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज़्यादा हो जाएगा R/X रेशो मेन वाइंडिंग से। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग की, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होते हैं, आपके कम टर्न होते हैं, सॉरी यहाँ पे कम करंट होती है। तो कम करंट होने से इसमें क्या करते हैं, हम इसको कम टर्न का बनाते हैं और पतले वायर से बनाते हैं। और मेन वाइंडिंग में क्या होती है, हमारी मेन करंट फ्लो करती है, ज़्यादा करंट फ्लो करती है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा टर्न यानी कि अधिक घेरे से बनाते हैं और कौन से, मोटे तार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among of the following is an electromagnetic transducer commonly used to convert angular position of shaft into electrical signal? तो आपको उस तरह का ट्रांसड्यूसर का नाम बताना है जो कि आपका एंगुलर मोशन होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। तो जो आपके एंगुलर मोशन को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में काम चेंज करते हैं उस तरह के ट्रांसड्यूसर को हम क्या कहते हैं, सिंक्रो कहते हैं। और ये जो आपके सिंक्रो जो होते हैं, सिंक्रो टाइप जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं, जिनमें से आपका एक तो होता है पहला कंट्रोल टाइप, या फिर हम इसी को कहते हैं एरर डिटेक्टिंग टाइप सिंक्रो, और आपका दूसरा जो सेकंड टाइप होता है वो होता है टॉर्क ट्रांसमिशन टाइप सिंक्रो। तो ये आपका दो तरह के सिंक्रो होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं, एंगुलर मोशन को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर अ टाइम? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आपका, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। तो इसका हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कवरिंग एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल द इनर पार्ट ऑफ द इंडक्शन मोटर? तो वहाँ पे आपको एक उस कवर का नाम बताना है जो कि इंडक्शन मोटर के सारे पार्ट्स को अपनी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। तो वो आपका कौन सा होता है, स्टेटर फ्रेम, जो कि आपके इंडक्शन मोटर के इंटरनल सारे कंपोनेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 आता है हमारा, अ डैश इज कंबाइंड यूनिट ऑफ एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर? तो यहाँ पे आपको एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा हम मल्टीमीटर को VOM मीटर भी कहते हैं। V का मतलब होता है हमारा वोल्ट, यानी कि आपको वोल्टेज को मेज़र करता है। O का मतलब होता है ओम मीटर जो कि रेसिस्टेंस को मेज़र करता है। और यहाँ पे हमारा M का मतलब होता है मिली एम्पियर मीटर जो कि करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसको एक नाम से और जानते हैं, VOM मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मोटर ऑपरेशन इफ एट एनी टाइम डैश द मोटर विल एक्सेलरेट? तो यहाँ पे आपको जो मोटर को एक्सेलरेट करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होना चाहिए वो लोड टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो ज़्यादा होना चाहिए लोड के टॉर्क से, तभी हमारी मोटर क्या हो पाएगी, एक्सेलरेट हो पाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही है। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से कम हो जाता है तो हमारा मोटर के अंदर क्या होगी, हीटिंग होगी, और उसमें ज़्यादा हीटिंग होने से क्या होंगे, लॉसेस होंगे, और उसमें अगर ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी तो मोटर के बर्न होने के यानी कि जलने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। तो इस वजह से हमेशा मोटर को एक्सेलरेट करवाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए लोड के टॉर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज प्रीफर्ड when the diode is forward bias during the negative half cycle and input is negative diode is clamping circuit? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है और यहाँ पे आपको जो उसकी नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जो डायोड एक हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और आपका जो क्लैंपिंग सर्किट है
उसमें फॉरवर्ड बायस में डायोड है और वहाँ आपकी नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे कौन सा क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है। अगर इसको हम समझें तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट की साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है, और आपका जो क्लिपर होता है ये क्या करता है, नेगेटिव नेगेटिव क्लिपर क्या करता है, हमारा जो हमारी इनपुट है उसका नेगेटिव पार्ट को क्लिप कर देता है। तो आपको आउटपुट में ओनली क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि इस तरह से यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये किस तरह का क्लिपर होता है, आपका जो नेगेटिव पार्ट को क्लिप करता है, तो ये आपका नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव क्लिपर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वो मैकेनिज्म आर वेयर द फीडबैक सिग्नल आर यूज टू कंट्रोल पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आपका जो सर्वो मैकेनिज्म होता है ये क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें कि आपका फीडबैक होता है, पोजीशन कंट्रोल होता है, स्पीड कंट्रोल होता है, एक्सेलरेशन, जिसमें कि आपका फीडबैक होता है। तो फीडबैक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपका क्या होता है, सर्वो मैकेनिज्म कहलाता है, जो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग ऑन मेटल ऑन टू अनदर बाई हाइड्रोलिसिस मोस्ट कॉमनली ऑफ डेकोरेटिव पर्पस और टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ मेटल। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है किसी एक मेटल के ऊपर किसी भी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर कोरोजन यानी कि जंग नहीं लगता है। तो उन सारी प्रोसेस, उन सभी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा किसी भी मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट ओवर अ पीरियड। तो यहाँ से आपसे किसी भी एक पीरियड के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाती है सर्किट के द्वारा, तो वो क्या होती है, आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेसिबल, टाइम कांस्टेंट या वॉट हावर। तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, वॉट हावर कहते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं अगर हम कोई हमारा पर्टिकुलर टाइम होता है तो उसे हम किसी इंटीग्रेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं, 0 to t, और जो भी हमारा यहाँ पे टाइम होता है तो उसको हम किस में, वॉट हावर में डिफाइन करते हैं उस टाइम पीरियड को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट इज टू मैनिपुलेट द सिग्नल प्रेजेंट इट प्रिजर्विंग द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सिग्नल। तो जो आपका जो फंक्शन होता है, जो आपका क्या करता है, मैनिपुलेट करने का काम करता है सिग्नल को, जो सिग्नल प्रेजेंट होता है, तो उस ओरिजिनल नेचर ऑफ द सिग्नल, जो आपका ओरिजिनल नेचर होता है सिग्नल का, जो आपका ओरिजिनल सिग्नल होता है उससे किसी भी एलिमेंट के फंक्शन को मैनिपुलेट करने का काम करता है, तो वो होता है आपका वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिस्ट ऑफ हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट मोटर ऑफन विद इंटीग्रल टेको जनरेटर एंड चॉपर टाइप पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल इन डीसी मोटर। तो यहाँ से आपको उस मोटर का नाम बताना है जिसके अंदर टेको जनरेटर, चॉपर, टाइप पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल या फिर आपके पास इंटीग्रल टेको जनरेटर, ये सारे अवेलेबल होते हैं। तो आपकी डीसी सर्वो मोटर होती है जिसमें कि आपके सारे आपके टेको जनरेटर और चॉपर टाइप एम्पलीफायर मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं। या फिर जो आपकी डीसी सर्वो मोटर होती है ये आपकी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में भी यूज़ होती है, जिसके अंदर क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से 45 से आगे के हमारे जितने बचे हुए 45 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।